बच्चों इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ B है। दो रेजिस्टेंस 3R और 6R एक क्लोज्ड पाथ पर लगाए गए हैं और कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज स्लाइडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद वेलोसिटी V। लैंग्वेज है फाइंड करंट फ्लो इन ईच ब्रांच। बताइए किससे बात करूं, जरा हाथ उठा लो। जरा कॉन्फिडेंस में आ जाओ। 4 बच्चों के हाथ उठे हैं बस, और मैंने कल भी कहा था जो हाथ नहीं उठाएगा ना मैंने उसको अनम्यूट करना है। ये देखो कितनी जल्दी अब चेंज हो गया है। बहुत नालायक हो तुम। अमूल्य अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमूल्य। कंडक्टर ऑफ लेंथ L वेलोसिटी V से चल रहा है। बेटा मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट याद है ना? यस लेंथ, सर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं यहाँ पे? यस सर। वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, लेंथ वाई एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड जेड पे है, तीनों परपेंडिकुलर। तो लेफ्ट हैंड से आपने फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर रख दी होगी, मिडिल फिंगर कंडक्टर के चलने के अलोंग नहीं अगेंस्ट रखी जाती है, तो मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ रख दी होगी। यस सर। तो आपका थंब माइनस नीचे की तरफ आया होगा, इसीलिए कंडक्टर में नीचे की तरफ लो पोटेंशियल और ऊपर की तरफ हाई पोटेंशियल होगा। तो आपने इसको एक सेल से रिप्लेस कर देना है। ये जो मूविंग कंडक्टर था आप इसको एक सेल से रिप्लेस कर सकते हो और उस सेल का ईएमएफ होगा VBL, जहां V वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ। यही डायरेक्शन आ रही है मूल्य? यस सर, माइनस है क्या? राइट बेटा। अब आप जानते हैं कि किसी भी सेल की पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है ऐसे। जब कोई करंट सप्लाई करती है सेल, पॉजिटिव प्लेट से करंट को निकाला जाता है। करंट देखो यहाँ जंक्शन पे पहुंची, इसका कुछ हिस्सा लेफ्ट साइड में और कुछ हिस्सा ऐसे राइट साइड में चल दिया। ठीक है जी। यस ये I1 यहां से चलती हुई इस तरह से इस लूप में घूमेगी और I2 इस तरह से यहां घूमेगी। आपको याद होगा मूल्य, ये सवाल हम अलग से कर चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताओ लेफ्ट साइड और राइट साइड। यस सर। लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज और राइट में क्लॉकवाइज आई थी, क्लॉकवाइज। है ना? यस सर। देखो ये अपने आप ही यहाँ पे प्रूव हो गया है, हमें वो सब सोचना ही नहीं पड़ा जो हमने पहले लेक्चर में सोचा था। और चलिए इस करंट की वैल्यू की अगर हम बात करें बेटा, इस करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये VBL पोटेंशियल डिफरेंस है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ये भी VBL ही होगा और ये भी VBL ही होगा। एनी डाउट? नो सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी VBL होगा क्योंकि ये VBL है ना, तो इसने इधर भी VBL ही दिया, इधर भी VBL ही दिया। और करंट की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VBL और रेजिस्टेंस कितना है 3R। इसी तरह से राइट साइड में करंट जो I2 है उसको कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है VBL और रेजिस्टेंस है 6R। दोनों करंट आ गई। और ये I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, दोनों मिलके इधर गए, दैट इज I। तो जो मूविंग कंडक्टर है उसमें कितनी करंट है हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 VBL अपॉन 3R प्लस VBL अपॉन 6R। तो जब आप VBL को कॉमन ले लेंगे, VBL अपॉन 3R को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 बचेगा, तो ये आ जाएगा VBL अपॉन 2R। बोलो यस और नो? यस सर। थैंक यू मूल्य। तो बच्चों आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमने सर्किट सॉल्व किए थे उसी का एक रिवीजन लेक्चर है।
जिसमें हम बस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल लगी हुई होती थी, बैटरी लगी हुई होती थी, उसकी जगह मैं आज आपको मूविंग कंडक्टर्स देने वाला हूं। तो उससे आप ईएमएफ ले आएंगे और बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट जैसे हम सॉल्व करते थे उस तरीके से हम हर किसी जगह करंट बताएंगे। चलिए जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। मुझे ध्रुव और नमन का रिप्लाई मिल गया है, उन दोनों ने सही कर लिया था। बाकी लोग जल्दी से मुझे बता दो कि आपको समझ आ गया है, आपने खुद कर लिया था या अब समझ लिया है। एनी हाउ मतलब फाइनली हमने कवर कर लिया है ये सवाल या नहीं। जल्दी से यस और नो में जवाब दे दो। आप में से कई बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कच्चे हो सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप कितना भी पूछिए और मैं तो हर बार ही कहता हूं कि बैकअप कवर कर लो। रुद्रांश, मैं उसके लिए आपको जब क्लास खत्म करूंगा बच्चे, उस टाइम अनम्यूट कर लूंगा, तो आप फिर वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके रुद्रांश, तो एग्जैक्ट 2 बजे मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। कैफ आप रीजॉइन कर लो बच्चों। कैफ को शिकायत है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये सिर्फ कैफ की शिकायत है या आपकी भी है? क्लियर है? गुड। कैफ रीजॉइन करो। चलिए वन मोर टाइम। ये है एक इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ है बी। यहां लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस आर और ये एक फ्रेम है। एक फ्रेम है और इस फ्रेम में हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया है। एक कंडक्टर है बच्चों जिसकी लेंथ एल है। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। डायग्राम बना दीजिए और उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए सवाल का। कंडक्टर of length L is sliding with constant velocity v as given full stop. Consider only one resistance in the circuit which is shown. आपको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर करना है जो कि दिखाया गया है। बाकी नहीं सोचना कि बाकी का जो फ्रेम है, जो हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे नजर आ रहा है, जो कंडक्टर है एल लेंथ का, मतलब एग्जामिनर कह रहा है इनके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो। कंसीडर ओनली वन रेजिस्टेंस इन द सर्किट which is as shown and find first part induced EMF in the circuit
induced EMF in the circuit. Second part, induced current in the circuit. Induced current in the circuit. Third part, external force on the given conducting wire. External force on the given sliding wire. Conducting wire तो सारी हैं जो स्लाइड कर रही है v वेलोसिटी से. External force on the given sliding wire. और फोर्थ पार्ट, पावर इनपुट. पावर इनपुट. कैफ कहां से छूटा है? बहुत स्लो बोला है बेटा, कैसे छूट सकता है? बहुत ही स्लो बोल रहा था मैं. पावर इनपुट कहां से छूटा है कैफ, बताओ. हाँ जी, किसको अनम्यूट करूं, बोलो जल्दी से. चलिए इस बार मैं नमन को कर लेता हूं अनम्यूट. नमन अनम्यूट करो. जी सर. सबसे पहले तो उसको कैफ के लिए जरा धीरे से सवाल बोल दे, शुरुआत कर, उसका छूट गया. ठीक है सर. A conductor of length L is sliding with constant velocity as given. Consider only one resistance in the circuit which is as shown and find first induced EMF in the circuit, second induced current in the circuit, third external force in the given sliding wire, fourth power input. जी, तो स्टोरी ये है नमन कि इसमें सबसे पहले, तुझे आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर. एक कंडक्टर गिवन है जिसकी ये लेंथ L है और ये राइट साइड में v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है. हाँ जी सर. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है. हाँ जी सर. लेंथ y एक्सिस पे है, एक्सिस पे है. वेलोसिटी x एक्सिस पे है. यस सर. तीनों चीजें परपेंडिकुलर है. यस, तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इमोशनल ईएमएफ होगा. यस सर. फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन रखी, मिडिल फिंगर लेफ्ट में गई, अगेंस्ट. थंब नीचे आ गया. यस सर. ऐसे बनी नेगेटिव होगी. टर्न. ऐसे ही बनी सेल, हाँ जी सर. और इस सेल का ईएमएफ आ गया VBL. VBL. और जब किसी बैटरी से करंट निकलती है नमन, हाँ जी सर. तो आप उसकी पॉजिटिव प्लेट से करंट निकालते हो. हाँ जी सर. तो ये करंट का फ्लो ऐसे होगा. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि मोशनल ईएमएफ बता दीजिए. इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है मोशनल ईएमएफ. तो फर्स्ट पार्ट था इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दीजिए. तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया है अच्छे बच्चों VBL. VBL. और सेकंड पार्ट जिसमें पूछा गया है इंड्यूस्ड करंट, तो हम कहेंगे सोर्स अपॉन इक्विवेलेंट VBL करंट. अपॉन. सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस पाथ पर करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए एग्जामिनर ने कहा कि सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर कीजिएगा जो कि दिखाया गया है. तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये है इंड्यूस्ड करंट. नाउ आई एम गोइंग फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है कि कैलकुलेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द गिवन स्लाइडिंग वायर. ये जो स्लाइडिंग वायर है इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये उसने मेरे से थर्ड पार्ट में पूछा. तो बच्चों चलो अभी निकालते हैं एक्सटर्नल फोर्स. सबसे पहले तो मेरी तुम सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्रीन कलर की स्लाइडिंग वायर नजर आ रही है नमन, हाँ जी सर. ये एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें करंट फ्लो भी है यस ना? सर.
तो पिछला चैप्टर भूलना थोड़ी है, हमें पिछला नहीं। चैप्टर याद रखना है। तो हमने ये सीखा था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ILB sin थीटा। साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड निकाल, लेफ्ट हैंड निकाल। हाँ जी सर। फर्स्ट फिंगर रख दे इनटू द प्लेन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से निकलती है। यस सर। फर्स्ट फिंगर रख दे इनटू द प्लेन। यस सर। मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दी। देख करंट का फ्लो दिख रहा है कैसे हाँ है। जी सर। तो मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दी, फर्स्ट फिंगर अंदर रख दी, तो तेरा थंब इस तरफ आ गया होगा। आगे सर। तो इस वायर पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यस सर। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी ILB बी sin साइन थीटा। थीटा। साइन थीटा हो गया 1, क्योंकि साइन 1। 90 यस 1 सर, होता 90 होगा। है। मैग्नेटिक फील्ड Z पे है और लेंथ Y पे, इसलिए थीटा हो गया 90 और साइन 90 होता है 1। तो ऐसे यस सर। मैग्नेटिक फोर्स लग गया। यस सर। अब जरा सवाल में ये पढ़ कि सवाल में एक जगह लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ जी सर। अगर सवाल में अंडरलाइन ये लिखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स 0। एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स जीरो। लेकिन वायर पे पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है, यस सर। तो फिर नेट फोर्स कैसे जीरो हुआ होगा। तो सर इसका अपोज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड फोर्स लग रहा होगा। हाँ, इसका मतलब इस वायर को हम चला रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के। यस सर। इस वायर को हम चला रहे हैं ऐसे, और हुआ ये है कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया है, हाँ जी जिससे सर। कि वायर पे नेट फोर्स जीरो हो गया है और वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई है। कांस्टेंट होगी। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, तो मैं ये कहूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स फोर्स। उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में जितना कि मैग्नेटिक फोर्स होगा। यस सर। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ILB ही होगा, जहां I हम सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं VBL अपॉन R multiplied with L into B, which is VB square L square upon R। ठीक है नमन, हाँ जी सर। ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। नमन, मैं आपको म्यूट करके अमूल्या को अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा उसे कुछ डाउट आया है। यस अमूल्या, हाथ उठाओ, अनम्यूट करो, बोलो। सर वो मैं सुन ही नहीं पाई, कॉल आ गई थी किसी की मम्मी के फोन पे। तो मम्मी के फोन पे कॉल आई थी, आप तो सर यही तो फोन है, मम्मी का ही तो फोन है। अच्छा मम्मी के फोन पे क्लास देख रहे हो। हाँ सर। अच्छा चलिए, फिर तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर तो आप उनको दे आया करो, नहीं तो पता लगा फोन देना ही बंद कर दें। यस सर। तो बेटा इसमें ये था थर्ड पार्ट में कि हमें एक्सटर्नल फोर्स ऑन द वायर बताना है। तो बेसिकली हुआ ये बच्चे कि जब इसमें करंट फ्लो हो गया, तो जो ग्रीन कलर से मैंने स्लाइडर बना रखा है, स्लाइडिंग वायर जो है, उसमें करंट फ्लो आ गया I। और आप ये जानते हो कि जब कोई वायर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। जानते हो ना मूल्य। यस सर। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपने लेफ्ट हैंड से देख ली। फर्स्ट फिंगर रख दी इनटू द पेपर, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दी, तो आपका थंब ऐसे आ गया। तो इस तरफ यस सर। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ILB। लेकिन सवाल की लैंग्वेज में ये बोल रखा है अमूल्य कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो स्लाइडर है, इस पे नेट फोर्स यस जीरो सर। होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जबकि इस पे पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस वायर को चलाने के लिए जो हमने राइट साइड में एक फोर्स लगा रखा होगा, एक्सटर्नल फोर्स, सिचुएशन ये है कि उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया है, जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो गया है। तो जिस एक्सटर्नल फोर्स को हमसे पूछा जा रहा है, हमें हिंट मिल गया कि उस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, इसलिए ILB। आई की वैल्यू सेकंड पार्ट में VBL अपॉन R थी, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी और आ गया VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, फोर्थ पार्ट में बच्चों पूछा गया है पावर इनपुट।
पावर इनपुट पूछा गया है, तो वो पावर जो हमने दिया है ना, तो इस सर्किट को हमने क्या दिया, हमने इस सर्किट को एक्सटर्नल फोर्स दिया, हम ये वाला फोर्स लगा के वायर को आगे चला रहे हैं। पावर इनपुट मतलब हमने जो फोर्स दिया, तो हमने कौन सा फोर्स, सॉरी हमने जो पावर इसको दिया, पावर इनपुट। तो हमने क्या किया, हमने तो ये जो स्लाइडर है ग्रीन कलर का, हम तो इसको पकड़ के राइट में चला रहे हैं, ये हमारा एफर्ट है। तो इसलिए पावर इनपुट में पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। वेल सेड ध्रुव, बहुत बढ़िया। पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, लेकिन कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर इनपुट निकाल रहे हैं, पावर इनपुट, तो वो फोर्स जो हमने लगाया, इसलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लेना पड़ेगा। तो F डॉट बी, तो आप जानते हैं A डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो F एक्सटर्नल इंटू वी इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस जीरो 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, V बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और जब आप इसको एक और V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया है पावर इनपुट, इतना है पावर इनपुट। चलो सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आके बता दो बात समझ में आई है या नहीं। एनर्जी पर यूनिट टाइम आपने सही लिखा था नमन, वो भी पावर ही होता है, लेकिन गिवन क्वांटिटीज जो हैं उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला डिसाइड करना होता है। सभी बच्चे जल्दी से बता दो बात समझ में आ गई है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए, कोई बात अगर पूछनी हो किसी को। ओके जी, अब अगर किसी के मन में यहां ये सवाल था, लिखना बंद करेंगे, हाँ लिखेंगे नहीं, अब सिर्फ समझेंगे। ये एक रेजिस्टेंस R था, ये यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है ऐसा, और हम ऐसे एक स्लाइडर जिसकी लेंथ L है उसको V वेलोसिटी से चला रहे थे। तो मैंने कहा मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहली बात जिनको दिमाग में क्लिक हो जाए कि इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो हो गया सवाल। अब मान लो किसी को फैराडे याद आ गए इस टाइम कि सर आपने तो कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, उससे भी तो होना चाहिए सवाल, माइनस डी फाई बाई डी टी से। चल बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी से ट्राई करते हैं। ये ले, ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स फाई बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा प्लस माइनस 1, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो प्लस माइनस कुछ लिख ही नहीं रहा हूं। सो डी बाई डी टी ऑफ बी ए, बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया, राइट। तो ये वाली लेंथ L है, क्योंकि स्लाइडर की लेंथ ऑलरेडी दे ही रखी है, ये लेंथ L है, और ये कितना है मैं मान लेता हूं कि ये X है। तो एरिया की वैल्यू हो गई L इंटू एक्स, एरिया की वैल्यू। B और L को कर दिया बाहर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स बचा, ये तो पहचानते हो ना सर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। बोलो इस x का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये लो आ गया, जाके देख लो यही आंसर था या नहीं। ये देखो इस नमन ने लिखा है डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज लॉग एक्स। हे भगवान नमन, मैं इस पे क्या कमेंट करूं अब, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस पे कमेंट करने के लिए। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। तो BLV यही आंसर आया था ना, बोलो समझ गए, नहीं नोट करने की जरूरत नहीं है।
मैंने बताया कि अगर तुम्हारे दिमाग में बाई चांस ये आ जाता जी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डी फाई बाई डी टी होता है, तो लो ऐसे कर लो, उससे भी बीएलवी ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक सवाल एनसीईआरटी का करने जा रहा हूं। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहां एक फ्रेम बनाया हुआ है, इस तरह से यहां पे एक फ्रेम बनाया हुआ है और ये एक स्लाइडर है। ये जो पोजीशन है ये है x इज इक्वल टू 0। ये जो पोजीशन है ये है x इज इक्वल टू लेट से l तो नहीं लूंगा, l तो स्लाइडर की लेंथ को लूंगा। x इज इक्वल टू इसको a ले लेता हूं और ये है x इज इक्वल टू 2a। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2a। ये एक स्लाइडर है और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रेजेंट है इनटू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो सिर्फ x इज इक्वल टू a तक प्रेजेंट है, उससे आगे नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x इज इक्वल टू a तक प्रेजेंट है, उसके आगे नहीं, और उसकी वैल्यू है b मैग्नेटिक फील्ड की। लेंथ ऑफ द स्लाइडर l है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज l। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लेंथ ऑफ द स्लाइडर l है, आगे लैंग्वेज लिखिए। स्लाइडर स्लाइडर मूव्स with constant speed v slider moves with constant speed v from x is equal to 0 to x is equal to 2a, from x is equal to 0 to x is equal to 2a, and then from x is equal to 2a to x is equal to 0, and then from x is equal to 2a to x is equal to 0. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, draw flux versus time, draw flux versus time for complete journey. Draw flux versus time for complete journey. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। Draw flux versus time for complete journey. पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट बोलूंगा। ड्रॉ फ्लक्स वर्सेस टाइम फॉर कंप्लीट जर्नी। तो जर्नी कहां से कहां तक है देख लो, किसको कह रहा है जर्नी। पहले x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a तक ले जाना है,
उसके बाद x इज इक्वल टू 2a से x इज इक्वल टू 0 पे ले जाना है। ये कंप्लीट जर्नी है, पूरे रास्ते में स्पीड यूनिफॉर्म है और मुझे कहा गया है कि आप फ्लक्स वर्सेस टाइम बनाकर दिखाइए। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे फ्लक्स वर्सेस टाइम बनाना है। फ्लक्स वर्सेस टाइम, ठीक है जी, ओके। तो जिन चीजों में, जिन क्वांटिटीज में ग्राफ बनाना होता है, सबसे पहले उनमें रिलेशन पता होना चाहिए, है ना, उनमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो इस टाइम जब आप देख सकते हो, मैं इस ये जो आपको लेंथ यहां पे नजर आ रही है, मैं इसको x मान लेता हूं। तो इस टाइम ये जो लूप मुझे नजर आ रहा है, इसमें कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है और एरिया को लिख रहा हूं L इंटू एक्स। तो फाई जो है वो आ गया BLX। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये स्लाइडर कितना चलेगा, तो ये स्लाइडर v स्पीड से ऐसे चल रहा है, तो t टाइम में कितना चलेगा, तो मैंने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो x की जगह vt आ गया। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू BLV टी आ गया। जल्दी से बोलो यस और नो, कमेंट बॉक्स में आके बोलो। तो ये है फ्लक्स जिसका टाइम के साथ रिलेशन आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्स और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है फ्लक्स और टाइम का रिलेशन। तो फ्लक्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्लाइडर अभी यहां पर है, फिर ये थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ इतना सा लूप हुआ करता था, उसके बाद देखो इतना बड़ा लूप हो जाएगा, उसके बाद और बड़ा लूप हो जाएगा, तो बढ़ता जाएगा फ्लक्स। इतनी बात सब मानते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो देखो मोस्ट वेलकम है, पूछ लेना। तो ये सबसे पहले हमने फ्लक्स और टाइम का रिलेशन निकाला। टाइम के साथ साथ फ्लक्स बढ़ता जाएगा। बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, तो वो जो स्लाइडर है जब वो चलता चलता यहां पहुंच जाएगा, इस जगह, जब वो यहां पहुंच जाएगा तो इस टाइम मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स होगा। क्योंकि इससे आगे चलने का स्लाइडर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर स्लाइडर यहां से आगे भी पहुंच जाएगा लाइक दिस, ये देखो यहां पर भी आ गया, तब भी अगर मैं आपसे कहूं कि कितना फ्लक्स है तो आप कहोगे सर उतना ही है, क्योंकि आप देखो इस जगह तो कोई फील्ड लाइंस हैं ही नहीं ना, तब भी ओनली यही वाला फ्लक्स काउंट होगा जो ये वाला फ्लक्स है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा फिर, राइट। इसलिए फ्लक्स कब तक बढ़ता है, फ्लक्स कहां तक बढ़ेगा और कब कहा जाएगा कि फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, तो उसके लिए हमने कहा कि जब ये स्लाइडर यहां पहुंच जाएगा तो फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है। तो फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस टाइम पर अचीव होगी, तो हम कहेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस टाइम डिस्टेंस की वैल्यू a हो चुकी है और स्पीड v है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां मैं लिखूंगा a अपॉन v। जब टाइम इतना हो जाएगा तो उस टाइम फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका होगा। बताइए मानते हैं, मानते हैं ना। लेकिन जर्नी है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a तक, वो है जर्नी। तो अब अगर हम इसको स्लाइडर को यहां से आगे चलाते हैं तो स्लाइडर को यहां से आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्लाइडर को यहां से उठा के यहां भी ले गए, तब भी अगर मैं आपसे कहूं कि अब कितना इस लूप में फ्लक्स है, तो आप उस एरिया को काउंट ही नहीं करोगे
जिस एरिया में फ्लक्स है ही नहीं। भले ही लूप कितना बड़ा हो गया है आप देख सकते हो, लेकिन आपके काम का एरिया अभी भी बस वही है जिसमें फ्लक्स है। इसलिए हम कहेंगे कि जब हम राइट में ले गए तो अभी भी ये जो पूरा बड़ा सा लूप नजर आ रहा है, इस बड़े से लूप में अभी भी फ्लक्स उतना ही है जितना कि मैक्सिमम अचीव हो गया था, उसके बाद बदला नहीं है। स्लाइडर चलता रहा लेकिन आपका फ्लक्स नहीं बदला, तो अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है। अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है और टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया है 2a/v। आपका स्लाइडर 2a डिस्टेंस आगे पहुंच चुका है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्लाइडर टोटल 2a चल चुका है, इतना टाइम हो चुका है। a/v से 2a/v टाइम के बीच में फ्लक्स नहीं बदलेगा। बताइए यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो हाथ उठा लो भाई यहां पे। तो जर्नी क्या है? उसने कहा पहले x इज इक्वल टू 0 से, हाँ नमन बोलो। सर x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू 2a, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया ना। तो हाँ फिर फ्लक्स 0 क्यों नहीं हुआ? नालायक है क्या तू? इस पूरे लूप का निकालना है ना, तो भाई पूरे लूप का तो ठीक है, इतनी जगह में 0 है, पर ये तो है ना। हाँ, हाँ तो पूरे का पूछ रहा हूँ, पूरे का, तो ये काउंट नहीं होगा। सिर्फ ये काउंट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी तो बच्चों अब चलते हैं वापस। उसने कहा पहले 0 से 2a जाना है, पहले 0 से 2a जाना है, फिर 2a से वापस 0 पे जाना है। चलिए वापस चलते हैं, चलिए वापस चलते हैं बेटा। तो अभी आप 0 से 2a आए, तो a से 2a स्लाइडर गया, a से 2a स्लाइडर गया, क्या फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं ना। तो अगर ये 2a से a पर आएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, तो क्या अब कोई फर्क पड़ेगा? 2a से वापस a पे आ गया, नहीं ना। तो अभी भी फ्लक्स उतना ही बना रहेगा, अभी भी फ्लक्स उतना ही बना रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो चुका है? देखो पहले a आगे आया था, फिर a और आया तो 2a हो गया, अब a पीछे चला गया, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो a प्लस a प्लस a टोटल 3a चल चुका है। तो टाइम हो चुका है अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना, और अभी तक फ्लक्स नहीं बदला है। तो a/v से 3a/v के बीच में फ्लक्स सेम बना रहेगा, राइट? मानते हो? और अब जब ये स्लाइडर यहां से पीछे चलेगा, जब ये स्लाइडर अब यहां से पीछे चलेगा, तो बोलो अब फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा या नहीं? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया कम होता जाएगा, और कम होते होते जब ये स्लाइडर बिल्कुल यहीं पहुंच जाएगा तो फिर वो कितना हो जाएगा? 0। यस और नो? तो अब फ्लक्स को कम करना है और कम करके लास्ट में कर देना है 0। तो अब ये फ्लक्स ऐसे कम होके हो गया 0, a डिस्टेंस और चला गया स्लाइडर, तो टाइम हो गया 4a/v। ये है फ्लक्स वर्सेस टाइम इस पूरी जर्नी का। बात समझ में आ गई हो तो सभी लोग हाथ उठा दो। अमूल्या, कैफ, ध्रुव, पलक, मुस्कान, रुद्रांश, नमन, आन्या, अनन्या, गुड। तो ये था बच्चों फ्लक्स वर्सेस टाइम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम फॉर द कंप्लीट जर्नी। फाइंड induced EMF, find induced EMF versus time, find induced EMF versus time for complete journey। बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई
dt होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। दैट मीन्स E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। लुक एट दिस ग्राफ जो फाई और टी के बीच में बना हुआ है। तो डी फाइव बाई डी टी का मतलब हो गया स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। ग्राफ में कच्चे तो नहीं हो, ग्राफ में कच्चे तो नहीं हो ना। dy अपॉन डी एक्स स्लोप को कहते हैं बच्चों, dy अपॉन डी एक्स स्लोप को कहते हैं। तो जो क्वांटिटी y एक्सिस पे लिखी है डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी x एक्सिस पे लिखी है, तो dy बाई डी एक्स इसको स्लोप कहते हैं। तो जैसे डी फाई अपॉन डी टी, तो फाई y एक्सिस पे लिखा है, t x एक्सिस पे लिखा है, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी का मतलब हुआ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी मतलब स्लोप, माइनस ऑफ स्लोप, माइनस ऑफ स्लोप, माइनस ऑफ स्लोप, ये इसका मतलब हुआ। तो बच्चों जब आप t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a अपॉन v के बीच में देखोगे, जब आप t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a अपॉन v के बीच में देखोगे, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको ये लाइन नजर आ रही है। बच्चों ये जो लाइन मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दी है, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? शाबाश, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से छोटा है, तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है ना। जो बच्चे ग्राफ में कच्चे हैं, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं बच्चों, मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। तुम मुझे व्हाट्सएप पे हेल्प के लिए मैसेज करोगे, तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तुम्हारा जो भी टॉपिक कच्चा है तुम मुझे लिख के भेजते हो, तो मैं तुम्हें उसका रिकॉर्डेड सेशन भेज ही देता हूँ। तुम में से कई बच्चों को क्रैश कोर्स में बिठा के मैंने 11th का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाया है। उनमें से अगर कई बच्चे अभी भी कुछ और ऐसे हैं जो रह गए हैं, जिनको वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो ये तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। ये रात को मेरे सपने में नहीं आता, ये तुम बताओगे, तो फिर मैं उसी चीज के लिए आपको हेल्प के लिए प्रैक्टिस सेशन भेज दूंगा, और आप अपना वीकेंड उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करें। तो जैसे कि मैंने ये कहा कि जो 0 से a अपॉन v टाइम के बीच में फ्लक्स वर्सेस टाइम में ग्राफ बना हुआ है, इस लाइन का स्लोप कैसा है? तो क्योंकि एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, और माइनस प्लस माइनस, तो e की वैल्यू आएगी नेगेटिव, e की वैल्यू आएगी नेगेटिव, e की वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a अपॉन v के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो अब जो मैं बोल रहा हूं वो पूरी तरह से 11th क्लास के ग्राफ टॉपिक का डिस्कशन है, 11th क्लास के ग्राफ टॉपिक का डिस्कशन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बस, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो अब मैं ये यूज कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू ए अपॉन वी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है। वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है या नेगेटिव कांस्टेंट होता है, वो स्ट्रेट लाइन वहां पे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, वो पॉजिटिव स्लोप वाली है, तो दैट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, दैट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इसलिए जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए नेगेटिव कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एक नेगेटिव कांस्टेंट होगी, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को नेगेटिव कांस्टेंट दिखाया है। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a अपॉन v के बीच में। बच्चों a अपॉन v से 2a अपॉन v के बीच में, या 2a अपॉन v से 3a अपॉन v के बीच में फ्लक्स वर्सेस टाइम में, फ्लक्स वर्सेस टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, फ्लक्स वर्सेस टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, और किसी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। इसीलिए डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। a अपॉन v से
3a/v के बीच में। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। ये मत सोचना कि सर अपनी तरफ से मुश्किल सवाल करा रहे हैं, मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक का, वेरी बेसिक टेक्स्ट बुक का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें इसमें कहीं भी उलझन है तो प्रॉब्लम तुम्हारी ग्राफ के बेसिक्स में है। यू नीड टू टेक्स्ट मी, आई विल रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a/v के बीच में फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा और वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए कांस्टेंट बनाया, और नेगेटिव था -d∅/dt, माइनस प्लस माइनस हो गया तो नेगेटिव में जाके बना दिया। a/v से 3a/v के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसका स्लोप 0 होगा, इसलिए e वर्सेस t में 0 बना दिया। अब आ जाओ 3a/v से 4a/v के बीच में, 3a/v से 4a/v के बीच में, यहां पे आ जाओ। तो जब यहां देखोगे तो फ्लक्स वर्सेस टाइम में जो लाइन बनी हुई है एंगल 90 से बड़ा है तो उसका स्लोप नेगेटिव है। तो d∅/dt को जब नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी 3a/v से 4a/v के बीच में एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। 3a/v से 4a/v के बीच में एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। कंप्लीट हुआ बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, हाथ उठा दो। सही था या समझ आ गया, दोनों ही केस में हाथ उठा दो। थैंक यू। ये था सेकंड पार्ट। पहला हो गया फ्लक्स वर्सेस टाइम, दूसरा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। अब लिखो थर्ड, अब लिखो थर्ड। फाइंड इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम, find induced current versus time if resistance is considered to be constant, if resistance is considered to be constant। अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया जाए, अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया जाए तो इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम ड्रॉ करके दिखाओ। वापस आ जाओ सिचुएशन पे। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया जाए, एग्जामिनर को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर जब स्लाइडर यहां पर था, जब स्लाइडर यहां पर था तो करंट सिर्फ इस पाथ पर फ्लो कर रही थी, सिर्फ इस पाथ पर फ्लो कर रही थी जब स्लाइडर यहां पे था, ऐसे। लेकिन जब यही स्लाइडर सर यहां से कहीं आगे पहुंच जाएगा, यही स्लाइडर जब यहां से कहीं आगे पहुंच जाएगा तो करंट फ्लो का पाथ बड़ा हो जाएगा, तो क्या उस पाथ का बड़ा रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लॉजिकल ये बात है अगर आपके दिमाग में आती है। और ऐसे ही बच्चों के लिए एग्जामिनर ने कमेंट कर दिया है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लीजिए। उसने ये कहा कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाकी ये जो वायर वगैरह ना, ये वाली, इनका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दीजिए कि इनमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए स्लाइडर के आगे बढ़ने से कोई रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो उन बच्चों के लिए उसने ये बोला है। तो उसने कहा कंसीडर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लीजिए और इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम बनाकर दिखा दीजिए। ओके बच्चों, अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप करंट के लिए कोई ग्राफ बनाते हैं, जब आप करंट के लिए कोई ग्राफ बनाते हैं और सिचुएशन में करंट अपनी डायरेक्शन बदल रही हो, मतलब कभी एंटी क्लॉकवाइज तो कभी क्लॉकवाइज, तो आपको यह मैसेज भी ग्राफ में देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ग्राफ किसी प्रोसेस को दिखाने का एक ड्राइंग वाला पैटर्न है, लेकिन उसमें बात सारी होती है, वो अपने आप में कंप्लीट मैसेज है, वो एक पैरेलल मेथड है चीजों को रिप्रेजेंट करने का।
तो उसमें ये दिखाना पड़ेगा, अगर आपने ग्राफ बना दिया तो उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि रास्ते में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई थी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज थी, एक बार क्लॉकवाइज थी, तो दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे केस में एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, ये प्री डिसाइडेड कन्वेंशन है कि जब किसी ग्राफ में करंट को प्लॉट करना हो और करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव दिखाना है और क्लॉकवाइज करंट को नेगेटिव दिखाना है। ये कन्वेंशन है। तो अच्छे बच्चों जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। शुरुआत में जब ये वायर ऐसे चल रही थी, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ईएमआई की, अभी तक मेरी सारी क्लास पढ़ी हैं या सारी रिकॉर्डिंग देखी है। जब ये वायर राइट साइड में स्लाइड करेगी तो लूप का एरिया बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा इनटू द प्लेन फ्लक्स बढ़ रहा है। लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। इनटू द प्लेन अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इनटू द प्लेन बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करो, तो आउटसाइड द प्लेन फ्लक्स बढ़ाओ, इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू A अपॉन V तक, T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू A अपॉन V तक अगर मैं करंट बनाऊं तो वो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी और करंट आएगी कितनी? सोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। सोर्स कौन है? सोर्स है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि VBL है, और रेजिस्टेंस उसने कहा था R मान लीजिए। ध्यान से देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइडर चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो V नहीं चेंज हो रहा है, B भी चेंज नहीं हो रहा है, L फॉर लेंथ, स्लाइडर की लेंथ भी नहीं बदल रही है, और R को भी कांस्टेंट लेने के लिए कहा गया है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू A अपॉन V के बीच में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और उसकी वैल्यू है सोर्स अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोर्स है VBL और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R। कुछ कमेंट तो कर दो भाई, ठीक है ना? ओके। अच्छा, इसके बाद A अपॉन V से 2A अपॉन V, A अपॉन V से 2A अपॉन V और 2A अपॉन V से 3A अपॉन V। फ्लक्स बदला ही नहीं, फ्लक्स बदला ही नहीं। ये चैप्टर चेंज इन फ्लक्स की बात करता है। जब फ्लक्स बदला ही नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। जब फ्लक्स बदला ही नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, d∅dt E की वैल्यू, और इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। बोलो यस सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू A फ्लक्स बदल रहा था। A से 2A जाने पे फ्लक्स नहीं बदला, 2A से 3 आने पे नहीं बदला। जब फ्लक्स नहीं बदला, जब फ्लक्स नहीं बदला तो d∅dt 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। भाई करंट का सोर्स ईएमएफ है। और 3A/V से 4A/V, 3A/V से 4A/V, इमेजिन कर लिया ना कहां की बात कर रहा हूं? 3A/V से 4A/V। जब ये वायर यहां से, जब ये वायर यहां से वापस x इज इक्वल टू 0 पे जा रही है वापस, तो सारी बातें बोल देता हूं। फ्लक्स कम हो रहा है, मोर प्रिसाइजली इनटू द प्लेन फ्लक्स कम हो रहा है। इनटू द प्लेन फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो अपोज द कॉज, इनटू द प्लेन फ्लक्स को बढ़ाओ, उसके लिए क्लॉकवाइज करंट लाओ, और क्लॉकवाइज करंट को नेगेटिव दिखाया जाता है, इसलिए ये करंट नेगेटिव होगी। ये है फ्लक्स, सॉरी, करंट वर्सेस टाइम। ये है करंट वर्सेस टाइम। एनी ऑब्जेक्शन टू एनीवन?
ये है करंट वर्सेस टाइम पूरी जर्नी का। और आखिरी पार्ट फोर्थ पार्ट, पावर कंजप्शन वर्सेस टाइम। पावर कंजप्शन वर्सेस टाइम। पावर कंजप्शन, मैंने क्लास की शुरुआत में ही कह दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है मेरा लेक्चर आज काफी हद तक। पावर कंजप्शन वर्सेस टाइम, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, तो सिर्फ एक आर बचेगा। V क्या है? वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, R रेजिस्टेंस, ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो पावर एक यूनिफॉर्म रेट से, पावर का कंजप्शन एक यूनिफॉर्म रेट से होगा। जब भी पावर कंजप्शन होगा यूनिफॉर्म रेट से होगा। और कब कब होगा पावर कंजप्शन? कब कब होगा पावर कंजप्शन? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चुका हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है, जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है। और जब हीटिंग इफेक्ट होगा तभी तो पावर कंजप्शन होगा। तो पावर कंजप्शन हमेशा नहीं होगा, केवल तब होगा जब इंड्यूस्ड करंट होगी, जब करंट का फ्लो होगा रेजिस्टेंस से। आप जानते हैं कि बीच में एक ऐसी ड्यूरेशन भी थी जिसमें करंट का फ्लो नहीं था। वो कौन सी ड्यूरेशन थी जिसमें करंट का फ्लो नहीं था? A अपॉन वी से 3A अपॉन वी, A अपॉन वी से 3A अपॉन वी, ये वो टाइम था जिसमें करंट का फ्लो ही नहीं हुआ था। तो जिसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा रेजिस्टेंस से, तो उसमें पावर कंजप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तब होगा जब करंट किसी रेजिस्टेंस से पास करेगी। हाँ, जहां तक बात है 0 से A अपॉन वी और 3A अपॉन वी से 4A अपॉन वी, तो हमने देख लिया है कि जब भी पावर कंजप्शन होगा कांस्टेंट होगा, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। स्पीड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एल लेंथ फिक्स है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोला गया है, तो सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए पावर कंजप्शन कांस्टेंट होगा। और बच्चों, पावर कभी ऐसे नहीं होती क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दैट। पावर तो आप हमेशा एक ही तरफ दिखाएंगे, इसमें ऐसा नहीं हो सकता एक बार ऊपर एक तरफ नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो ये ऐसे होगा। तो ये है आपका पावर वर्सेस टाइम। आपको जरूर ये सवाल पढ़ने में ऐसा लगा होगा जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या उस लेवल का हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपकी टेक्स्ट बुक का सवाल है। 12th में कई बार बोर्ड एग्जाम में, कैसा कई बार होता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार अच्छे लेवल के सवाल भी आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में कई जगह काफी अच्छे अच्छे सवाल भी दे रखे होते हैं। वैसे मुझे क्लास 2 बजे खत्म करनी थी और उसके बाद मुझे रुद्रांश से बात करनी थी। रुद्रांश, मैं आपका डाउट कल पक्का 2 बजे आते ही लूंगा, 1 बजे आते ही लूंगा। आज मुझे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ मैं, 2 बजे के बाद मेरी एक और क्लास लगी हुई है। ओके, तो प्लीज आज अगर किसी को कोई भी डाउट मेरे से पूछना था तो वो मैं कल पक्का बताऊंगा। आज मैं ऑक्यूपाइड हूँ थोड़ा सा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।